हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज पर्यावरण विषय से संबंधित चौथी क्लास लेने जा रहे हैं हम, और आज हम समझाएंगे आपको अर्थ के बारे में। कल सोलर सिस्टम से संबंधित सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराए थे, और आज डीप स्टडी करेंगे अर्थ की, किसकी, पृथ्वी की, द मोशंस ऑफ द अर्थ की, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। इनकी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, क्लास में मजेदारी से जुड़े रहिए मेरे साथ। और चलते हैं हम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कमेंट सर, कमेंट नहीं, दूसरा चल रहा है। अब साउंड आ रहा है मेरा? बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, अब साउंड आ चुका होगा आपका, आपके, ठीक है। चलते हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सॉरी, टेक्निकल मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अब तक समझाया। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है,
और इसके 71% पार्ट पर जलमंडल का हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है और इसी कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जलमंडल अत्यधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है और अंतरिक्ष से, स्पेस से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट बोल दिया जाता है। इसके 29% पार्ट पर स्थलमंडल का लिथोस्फीयर का एक्सपेंशन है, विस्तार है। इसके बाद हमने बताया कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है, जीवन, लाइफ पॉसिबल है। और वो जो लाइफ पॉसिबल है वो 3 कारणों से है। पहला कारण जल, दूसरा फेवरेबल टेम्परेचर, अनुकूल तापमान, और तीसरा वायुमंडल की यानी कि एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस। इन 3 कारणों से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी जिस पर जीवन मौजूद है। चलते हैं हम अगले उसकी ओर। अगली चीज जो हमने आपको समझाई वो आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो न्यूनतम दूरी है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से जो एवरेज मिनिमम डिस्टेंस है वो। अगर हम बात करें अधिकतम दूरी की तो जो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की सूर्य से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी की जो सूर्य से अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगर हम बात करें औसत दूरी की तो पृथ्वी की जो सूर्य से औसत दूरी है वो है, औसत एवरेज डिस्टेंस जो है पृथ्वी की वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी सूर्य से औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सॉरी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की परिक्रमण अवधि की। परिक्रमण अवधि अर्थात पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, रिवॉल्यूशन टाइम, परिक्रमण अवधि कितनी है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, आगे बढ़ें, तो पृथ्वी की घूर्णन अवधि की चर्चा होगी। घूर्णन अवधि का मतलब है कि कितने समय में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेती है। किस पे? एक्सिस पर, अपने अक्ष पर। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ही अपने एक्सिस पर भी घूमती है। कुछ इस प्रकार गति करती है। देखिए, 2 प्रकार से गति कर रही है पृथ्वी। एक अपने एक्सिस पर घूम रही है और दूसरा सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक रोटेट करने में, रोटेशन में, यानी घूर्णन अवधि का मतलब रोटेशन पीरियड, रोटेशन टाइम, तो ये कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 24 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। साउंड की थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए क्षमा मैं चाहूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, अब हम सीधे चर्चा करने जा रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है। इसका जो झुकाव है, एक्सिकल बैंड है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, 2 ही प्रकार के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये वाला वाई एक्सिस,
पृथ्वी को कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, लेकिन अपने एक्सिस से पृथ्वी कुछ झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने एक्सिस से। 23.5 डिग्री का अच्छी झुकाव है पृथ्वी का। कितना? 23.5 डिग्री का अच्छी झुकाव है पृथ्वी का। और पृथ्वी की गतियों की अगर हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? पृथ्वी की गतियां। मोशंस ऑफ द अर्थ। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। कितने? दो प्रकार से गति करती है। कुछ इस प्रकार, अगर ये वाली हथेली मेरी सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कुछ इस प्रकार चक्कर लगा रही है। देखिए, इसमें से ये वाली गति, ये जो अपनी एक्सिस पर घूमने वाली गति है लट्टू की भांति, इसको घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और ये वाली गति है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसको हम कहते हैं क्या? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति। क्या? परिक्रमण गति। यानी कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति कर रही है पृथ्वी? दो प्रकार से गति कर रही है। और दोनों प्रकार की गतियां क्या हैं? देखिए, पहली है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति अथवा रिवॉल्यूशन। और जो दूसरी प्रकार की गति है वो है परिभ्रमण अथवा घूर्णन अथवा दैनिक गति और रोटेशन। ये दो प्रकार से पृथ्वी गति करती है। पहला परिक्रमण अथवा रिवॉल्यूशन और दूसरा परिभ्रमण, घूर्णन अथवा रोटेशन। दो प्रकार से गति कर रही है। इसमें जो पहली गति है अर्थात परिक्रमण, परिक्रमण में मैंने बताया कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा या मार्ग पर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की यह गति क्या कहलाती है? परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति को पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? जैसा कि अभी अभी हमने चर्चा की थी, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, अर्थात इसको लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय मान लिया जाता है। कितना? 365 दिन और 6 घंटे का समय मान लिया जाता है। 365 दिन 6 घंटे। इसी पृथ्वी की इसी गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या? ऋतुओं का परिवर्तन तो होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? सीजन्स। तो इसी कारण इसको क्या बोल भी कह रहे हैं? वार्षिक गति, एनुअल मोशन। क्या? एनुअल मोशन। इसके बाद दूसरी गति परिभ्रमण या घूर्णन है, जिसमें पृथ्वी लट्टू की भांति अपनी एक्सिस पर घूमती है। किसकी भांति? लट्टू की भांति अपनी एक्सिस पर घूमती है। और पृथ्वी को घूर्णन करने में एक चक्कर, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की अवधि लगती है, अर्थात लगभग 24 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। देखो, इसको और अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर इस प्रकार चक्कर लगा रही होती है, मुझे उम्मीद है इमेज क्लियर आपको दिख रहा होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट से। उम्मीद करता हूं आपको इमेज क्लियरली दिख रहा होगा। चलते हैं। देखिए, रोटेट करते समय, घूर्णन करते समय जो हिस्सा सूर्य के सम्मुख होता है, क्या होता है? सूर्य के सम्मुख होता है जो वाला हिस्सा। देखिए, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने, ये वाला, तो उस हिस्से में दिन की स्थिति होती है, वो प्रकाशित होता है और उसमें दिन की स्थिति होती है। और जो हिस्सा इस समय सूर्य के जस्ट विपरीत है, ये वाला आधा हिस्सा जो है, यह अंधेरा है, अर्थात इस समय यह रात्रि की स्थिति है। क्या है? रात्रि की स्थिति है। 12 घंटे के बाद स्थिति चेंज हो जाएगी।
अर्थात जहां दिन था वहां क्या होगा, रात की स्थिति होगी। जहां दिन था वहां क्या होगा, रात की स्थिति होगी। और जहां रात, देखिए जहां दिन 12 घंटे बाद स्थिति चेंज हो जाएगी, जहां रात है वो वाला हिस्सा यहां आ जाएगा और वहां दिन हो जाएगा, और जहां दिन है वो वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, अर्थात वहां रात हो जाएगी। और इसी प्रकार इस गति के कारण दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। यानी कि पृथ्वी की अपने एक्सिस पर जो घूमने वाली गति है उसी के कारण दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू अलका मैम, धन्यवाद। चलते हैं अब हम सीधे चर्चा करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। ये हमारी समझ में क्लियर आ गया है कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। दोनों की टाइमिंग भी मैंने बताई, दोनों के कारण क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं ये भी मैंने बताई। अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और नया कॉन्सेप्ट है अपसौर और उपसौर। उपसौर, पेरिहिलियन तथा अपसौर, एफिलियन। अपसौर तथा उपसौर ये समझते हैं हम क्या है। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर, अंडाकार कक्षा में, इलिप्टिकल वे में चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय जब कभी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, जब कभी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, तो यही घटना उपसौर की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर की घटना कहलाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तो यह घटना क्या कहलाएगी? उपसौर अथवा पेरिहिलियन। और प्रतिवर्ष 3 जनवरी के दिन यह घटना घटित होती है। इसके अलावा दूसरी घटना है अपसौर। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा या मार्ग में चक्कर लगाते समय जब कभी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती, बहुत दूर, तो ऐसी स्थिति को हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसौर की स्थिति कहेंगे। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एफिलियन। और यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई के दिन घटित होती है। कब घटित होती है? 4 जुलाई के दिन। अर्थात पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होगी? 3 जनवरी के दिन। और पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई के दिन। जब सबसे दूर होती है तो यह घटना क्या कहलाती है? अपसौर। और जब सबसे पास होती है तो यह घटना क्या कहलाती है? उपसौर। ये दो घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। यहां से क्वेश्चंस यूपी टेट परीक्षा में बन सकता है, इसलिए विशेष तौर पर इसको नोट कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसा कि आप सभी सुन भी रहे होंगे और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तो उस समय गर्मी पड़नी चाहिए। क्या पड़नी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु। लेकिन 3 जनवरी के दिन भयंकर सर्दी पड़ती है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होगी तो उस समय सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन 4 जुलाई के दिन तो भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या आपके समझ में आ रहा है? 3 जनवरी को पड़नी चाहिए गर्मी, लेकिन भयंकर सर्दी पड़ रही है। और 4 जुलाई को पड़नी चाहिए सर्दी, लेकिन पड़ क्या रही है? भयंकर गर्मी पड़ रही है। इनका कारण क्या है? ये कारण आपकी समझ में आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, जब मैं आपको बता दूंगा दिन और रात का छोटा व बड़ा होना।
जब हम परिक्रमण गति को, पृथ्वी की परिक्रमण गति को, रिवॉल्यूशन जो उसकी मोशन है, उसको जब हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अपसर और उपसर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। नीरज जी ने नोट कर लिया, थैंक यू वेरी मच। रोहतास जी ने भी नोट कर लिया, रशिका जी ने भी कर लिया है, वंदना मैम ने भी कर लिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आन्या जी आप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, सही समय पर आ चुकी हैं। मंजुला मैम ने भी नोट कर लिया, थैंक यू मैम। चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं, दिन और रात का छोटा व बड़ा होना। लेकिन दिन और रात का छोटा व बड़ा होना नामक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यह जरूरी है कि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझें। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की पूरी पूरी जानकारी आपके दिमाग में हो, तब जाकर आपको वो चीज क्लियर होगी। क्योंकि यहां पर दिन और रात का छोटा व बड़ा होना नामक टॉपिक में आपको बार बार कर्क रेखा, बार बार मकर रेखा, बार बार विषुवत रेखा को समझना है। इसलिए यह जरूरी है कि उस टॉपिक को समझने से पहले आप क्लियर कर लें कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट इज इक्वेटर, व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसी चीज को क्लियर करते हैं। देखिए मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, यह पृथ्वी का ग्लोब है, क्या ये पृथ्वी का ग्लोब? ये पृथ्वी का ग्लोब आपके सामने। आप जानते हैं सामान्य तौर पर दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर इनको भी बांटे तो ये उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व अर्थात साउथ ईस्ट, ये दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट, और ये उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं निकल कर आती हैं। इन 8 दिशाओं के आधार पर पृथ्वी के ग्लोब पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने का प्रयास किया जाए, बंद कर दीजिए। इन 8 दिशाओं के आधार पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने का प्रयास किया जाए तो वो संभव नहीं होगा। तो वो संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, मैंने कोई स्थिति बनाई आगरा की, आपसे पूछा बताइए किस डायरेक्शन में, तो आप जवाब देंगे कि नॉर्थ ईस्ट में। किस में? नॉर्थ ईस्ट में। आप के आगरा के बाद मैंने तुरंत लोकेशन बताई मथुरा की, आप इसको भी नॉर्थ ईस्ट में बताएंगे। इसके पश्चात मैंने लोकेशन बनाई उत्तर प्रदेश की, पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा। इसके ऊपर मैंने नेपाल बनाया, ये भी नॉर्थ ईस्ट में। मैंने भूटान बना दिया, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। यानी कि न सिर्फ एक जिला या एक प्रदेश बल्कि बहुत सारे देश एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, एक ही दिशा में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ के ग्लोब पर कैसे बताओगे? वो बता पाना संभव नहीं होगा। तो इस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए हम जैसे विद्वानों ने पृथ्वी को कुछ काल्पनिक रेखाओं में, कुछ इमेजिनरी लाइंस में पृथ्वी के ग्लोब को डिवाइड कर दिया। सोनल मैम, मेरा नाम अरुण सक्सेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सपना मैम को पता है, थैंक यू मैम। तो देखिए
हमने इस जटिल स्थिति को सुलझाने के लिए अर्थ के ग्लोब को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? इमेजिनरी लाइंस में। देखिए किस प्रकार से डिवाइड किया, इसको समझना है। हमने पृथ्वी के ग्लोब को कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया। कुछ रेखाएं हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची, कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची, और क्षैतिज रेखाओं के साथ साथ कुछ लंबवत रेखाएं वर्टिकल लाइंस भी खींच दी। क्या खींच दी? कुछ लंबवत रेखाएं या वर्टिकल लाइंस। और इस प्रकार पृथ्वी के ग्लोब पर क्या बन गया? एक जाल बन गया। क्या बन गया? नेट बन गया। और इस नेट में जो ये क्षैतिज रूप से खिंची हुई रेखाएं, जो हॉरिजॉन्टली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। और जो लंबवत रूप से खींची हुई रेखाएं, ये वाली देखिए, ये इनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। अर्थात जो रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खींची गई हैं, वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर लंबवत रूप से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई हैं, वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। वायरल कर दीजिए वीडियो को, इसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ा दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये चीजें पहुंच सकें। ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहा हूं। जितना ज्ञान मेरे पास है पूरा के पूरा ज्ञान आपको दे रहा हूं। आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी आशा की किरण है। आप सफल होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सबकी, है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। रश्मि मैम को क्लियर हो गई है, कुलदीप जी को भी क्लियर हो गई, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। देखिए अब हम इन्हीं अक्षांश रेखाओं को डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांश रेखाओं में, लैटिट्यूड में, जो रेखा पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। जो रेखा पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच से होकर गुजरे, बिल्कुल बीचों बीच से, उसे हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो अर्थ को 2 बराबर आधे आधे गोलों में बांटती है। ये जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, रेखा है, वो अर्थ को कितने बराबर पार्ट्स में बांट रही है? 2। ऊपर वाला जो आधा गोला है, उसे हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है? गोला धन अर्ध, यानी आधा गोला। पूरे गोले को क्या बोलते हैं? स्फीयर। और आधे गोले को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। तो ये आधा गोला है, ऊपर वाला आधा गोला, नदर्न हेमिस्फीयर इसको बोलेंगे। और जो नीचे वाला आधा गोला है, उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। उत्तरी गोलार्ध भी आपकी समझ में आया होगा।
देखिए उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत सारी रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहुत सारी रेखाएं हैं। इनमें जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 1 से लेकर 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई हैं। कितनी? 1 से लेकर 90 डिग्री तक। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 डिग्री तक की रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को देखिए, अध्ययन की सरलता के लिए इनमें से कुछ पर्टिकुलर लाइंस को कुछ स्पेशल नेम्स भी दिए गए हैं। अध्ययन की सरलता के लिए कुछ विशेष रेखाओं को कुछ विशेष नाम दिए गए हैं और उन विशेष रेखाओं के विशेष नाम क्या हैं इसको हम समझते हैं, अग्रसर होते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बना रहा हूं। देखिए अध्ययन की सरलता के लिए हमने कुछ अक्षांश रेखाओं को कुछ स्पेशल नेम्स दिए। जैसे जो 0 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्या बोलते हैं? या इक्वेटर। और या भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमि के पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है पृथ्वी के ग्लोब के, इसीलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा अथवा इक्वेटर अथवा विषुवत रेखा। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है ये वाली, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा अथवा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद ऊपर वाली है जो 66.5 डिग्री की रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। और यहां पर जो 90 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ स्पेशल रेखाओं को स्पेशल नेम्स दिए गए। जैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी की रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिणी की रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और 90 डिग्री दक्षिणी की रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये देखिए कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स के कुछ स्पेशल नेम्स है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर आधे आधे भागों में बांटती है। ऊपर वाला आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 तक रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 तक रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और उत्तरी गोलार्ध में जो 90 डिग्री की रेखा है उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की रेखा अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री की रेखा है उसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इन्हीं कर्क रेखा का
मकर रेखा का और विषुवत रेखा का दिन और रात का छोटा व बड़ा होना जो टॉपिक है उसमें विशेष महत्व है। आपको कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस समय मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। जल्दी फटाफट से। बंधु मैम याद है आपको? ठीक है, थैंक यू। नीरज जी क्लियर हो गया आपका, थैंक यू वेरी मच। हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखिए, अब हम सीधे चल रहे हैं दिन और रात का छोटा व बड़ा होने पे। देखिए, दिन व रात का छोटा व बड़ा होना। दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, इस चीज को हमें समझना है। देखिए, इस चीज को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रशिका मैम, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूं और आप भी मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं इस कॉन्सेप्ट को एकदम आपको क्लियर करा के रहूंगा। दिन और रात का छोटा बड़ा होना आज आप एकदम से सीख के जाएंगे, ये मेरा वायदा है आपसे। मैं आपको किसी भी कीमत पे निराश नहीं होने दूंगा। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूपी टेट परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है। अभी अभी मैंने अक्षांश रेखाएं समझाई और 2016-17 के यूपी टेट परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि 23.5 डिग्री दक्षिणी की रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, है ना। तो ये जो अक्षांश रेखाएं मैंने समझाई, यहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठ चुका है और जो मैं टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूं उससे भी यूपी टेट परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे गए। उन दोनों क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा अभी तुरंत इसके बाद। देखिए, ये बंद गेट, ये कोई चीज है, पृथ्वी मान लीजिए इसको, और ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमेगी या कोई भी चीज है जो गोलाकार मार्ग में घूमती है तो उसको 4 स्थितियां बनानी पड़ती हैं। गोलाकार मार्ग में घूमने के लिए किसी भी वस्तु को कितनी स्थिति बनानी पड़ती है? 4। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसी चीज से जो मैं समझा रहा हूं इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है। यानी कि इसका जो ऊपर वाला आधा भाग है उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला आधा भाग है दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का। तो देखिए, पृथ्वी 4 स्थितियां इस प्रकार घूमेगी। पहली स्थिति में ऊपर वाला आधा गोला सूर्य के सम्मुख होगा और नीचे वाला आधा गोला थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जहां तक सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाएगा या पहुंचेगा नहीं। दूसरी स्थिति में लगभग पृथ्वी सूर्य के सम्मुख स्ट्रेट हो जाएगी। तीसरी स्थिति में जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला नीचे वाला, वो सूर्य के सम्मुख होगा और उत्तरी गोलार्ध थोड़ा सा हटके होगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पहुंचेंगी। इसके बाद चौथी स्थिति फिर वही आएगी, स्ट्रेट स्थिति में होगी, सब जगह हर जगह सूर्य की किरणें पहुंच रही होंगी। देखिए, फिर वही स्थिति, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। यानी कि पृथ्वी कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाती है। देखिए, ये 4 स्थितियां पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय बनाती है। इनको मैं मैप पर एक बार आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। ये सूर्य देवता है हमारे। पहली स्थिति में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के सम्मुख रहता है। ये 0 डिग्री की रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही होती हैं। दूसरी स्थिति कुछ इस प्रकार की है जिसमें
पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही होती हैं। और तीसरी और चौथी स्थितियां कुछ इस प्रकार होती हैं जिसमें सूर्य की किरणें इक्वेटर पर, किस पे, इक्वेटर पर लंबवत चमक रही होती हैं। 0 डिग्री 0 डिग्री इक्वेटर पर लंबवत चमक रही होती हैं। देखिए ये चार स्थितियां, ये चारों स्थितियां मैंने आपको समझाने का अभी प्रयास किया। पहली स्थिति में पृथ्वी कुछ इस प्रकार है, देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य के सम्मुख है और दक्षिणी गोलार्ध थोड़ा सा हट के, इसलिए यहां प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति इस प्रकार की है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख है और उत्तरी गोलार्ध में कम प्रकाश प्राप्त हो रहा है। और तीसरी और चौथी स्थिति कुछ इस प्रकार वाली स्थिति है जिसमें दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी सूर्य के सामने लगभग स्ट्रेट अवस्था में। मैं इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करके समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं जो चीज मैंने अब तक समझाई है वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक इमेज भी मैंने रखा है। इन चारों स्थितियों को इस इमेज में भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। ये चारों स्थितियां आपके सामने। देखिए पहली स्थिति अगर हम समझेंगे तो देखिए पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी और चौथी स्थितियां। इसके बाद एक और इमेज के द्वारा मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। यहां पर भी आपको अच्छी तरीके से ये चारों स्थितियां समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं मैं। क्लियरली देखिए, आप अच्छी तरीके से इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। पहली स्थिति में पृथ्वी कुछ इस स्थिति में, देखिए इस स्थिति में सूर्य के सामने सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर यानी 23.5 डिग्री की रेखा पर लंबवत चमक रही होंगी। इस समय जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये वाला जो आधा भाग है आपका, उसमें ये वाला देखिए, ये वाला जो आधा भाग है इसमें सूर्य की किरणें खूब पहुंच रही हैं। यानी कि इस समय यहां पर प्रकाश ज्यादातर क्षेत्रफल पर है, ज्यादातर भाग पर प्रकाश फैला हुआ है। और दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति देखेंगे तो इसके केवल और केवल इतने क्षेत्रफल पर ही प्रकाश है और बाद बाकी क्षेत्रफल पर रात्रि की समय यानी वहां अंधेरा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जी समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपके। चलिए थैंक यू वेरी मच। चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की स्थिति है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्रफल पर प्रकाश है। ये स्थिति 21 जून की स्थिति है। कब की स्थिति है? 21 जून की स्थिति है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री की रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा पर इस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर भाग प्रकाशित है और जब पृथ्वी घूमेगी तो ज्यादातर समय वो किस स्थिति में रहेगी? प्रकाशित अवस्था में। और इसी कारण यहां दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। कैसे? दिन बड़े और रातें छोटी होंगी।
जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जा रहे हैं, दिन की अवधि बढ़ती जा रही है। और देखिए इस समय उत्तरी ध्रुव ये वाला भाग, पृथ्वी कितना भी घूम ले लगातार प्रकाश ही प्रकाश है। यह रात्रि नहीं होगी, यह 24 घंटे दिन की स्थिति होगी। क्या होगा? 24 घंटे का दिन होगा। किस पर? उत्तरी ध्रुव पर। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में इस समय कौन सी ऋतु होगी? गर्मी की ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? गर्मी की ऋतु होगी। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलें तो देखिए इस समय ज्यादातर भाग पर अंधेरा है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे हैं। रातें बड़ी और दिन छोटे हैं, क्योंकि ज्यादातर भाग पर अंधेरा रहेगा, प्रॉपर प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऊष्मा कम मिलेगी और इसी के कारण इस समय यहां पर कैसी ऋतु चल रही होगी? सर्दी की ऋतु चल रही होगी। कैसी ऋतु? विंटर सीजन चल रही होगी। कहां? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, विषुवत रेखा से नीचे वाले क्षेत्र में। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए रात्रि की स्थिति बढ़ती चली आ रही है, दिन छोटे होते चले आ रहे हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा होगा इमेज से कि पृथ्वी कितना भी घूम ले, इस जगह पर इस समय प्रकाश नहीं पहुंचेगा। और यही कारण है कि इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं पहली स्थिति आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। गोलू मोलू जी कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आ गई, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरी स्थिति की ओर। और दूसरी स्थिति आपके सामने एकदम से सब कुछ स्पष्ट कर रही है। दूसरी स्थिति 22 दिसंबर की स्थिति है। दूसरी स्थिति कब की है? 22 दिसंबर की स्थिति। इस समय देखिए दिन की स्थिति कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और उत्तरी गोलार्ध में रात्रि की स्थिति ज्यादा है, यानी अंधेरा ज्यादा है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े। देखिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ की रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही हैं। दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादातर भाग आपको प्रकाशित दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव भी कंटिन्यूअसली प्रकाशित दिख रहा है, इसलिए यहां दिन बड़े और रातें छोटी हैं। जैसे 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 ऐसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, दिन की अवधि बढ़ती जा रही है। और दक्षिणी ध्रुव को देखिए, अब इस समय इस पृथ्वी को कितना भी घुमा लीजिए, यहां रात्रि नहीं होगी। इसका मतलब यहां 24 घंटे का दिन है। दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 24 घंटा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हैं। और जब दिन बड़े हैं, ऊष्मा खूब प्राप्त हो रही है, सूर्य की किरणें खूब पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में किसकी ऋतु होगी? गर्मी की ऋतु होगी। किसकी ऋतु होगी? गर्मी की ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध को देखिए आप, उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर भाग पर आपको क्या दिखाई दे रहा? अंधेरा। जब पृथ्वी रोटेट करेगी तो ज्यादातर भाग अंधेरे में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि यहां रातें बड़ी और दिन छोटे होंगे। यहां क्या होगा? रात बड़ी और दिन छोटे। और जब सूर्य का प्रकाश समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं होगा, ऊष्मा समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? समुचित मात्रा में जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में यहां किसकी ऋतु होगी? सर्दी की ऋतु होगी। कैसी ऋतु होगी? सर्दी की ऋतु होगी। और भारत का विस्तार कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होगी, वो ऋतु भारत में भी होगी। उसी ऋतु को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो 22 दिसंबर के दिन भारत में क्या पड़ता है? सर्दी। क्यों? क्योंकि भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होता है? रातें बड़ी, दिन छोटे, सर्दी की ऋतु। और जैसे 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 हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए ये रहा उत्तरी ध्रुव। इस समय पृथ्वी को कितना भी घुमा लीजिए, उत्तरी ध्रुव पर देखिए आप अपने आप ही बता देंगे कि दिन प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे की क्या होगी? रात होगी। क्या होगी? 24 घंटे की रात होगी। आप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि
प्रीति रानी मैम कह रही हैं आपकी समझ में आ गया है। 2 मिनट की क्लास और बची है, बस 2 मिनट की। इन स्थितियों को और समझ लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर वाली। ये दोनों स्थितियां 21 मार्च और 23 सितंबर वाली स्थितियां हैं। ये वाली स्थिति 23 सितंबर की स्थिति है और ये वाली स्थिति 21 मार्च की स्थिति है। और 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों स्थितियों में पृथ्वी सूर्य के सामने स्ट्रेट अवस्था में रहती है, अर्थात दोनों स्थितियों में पृथ्वी के 50% भाग पर प्रकाश पहुंचता है और 50% भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता, अर्थात सर्वत्र दिन और रात समान होते हैं। हर जगह पृथ्वी पर कोई भी जगह हो वहां 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात्रि होती है। इसीलिए इन 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों को क्या कहा जाता है? विषुव। विषुव का मतलब इक्विनॉक्स, और इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? समरात दिन, समरात दिन की घटना। 21 मार्च की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बसंत विषुव, वसंत विषुव। और 23 सितंबर की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शरद विषुव। क्या बोलते हैं? शरद विषुव। बसंत विषुव की इंग्लिश क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और शरद विषुव की इंग्लिश क्या है? ऑटम इक्विनॉक्स। यानी कि यहां पर ये 4 स्थितियां सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी बना रही है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि उपसौर की घटना में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस समय 3 जनवरी के दिन सर्दियां क्यों पड़ रही होती हैं, और अपसौर की घटना में जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है अर्थात 4 जुलाई के दिन, उस समय भयंकर गर्मी भारत में क्यों पड़ रही होती है। तो ये पृथ्वी की गतियों का चक्कर है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियरली हो गई होगी। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए यूपी टेट एग्जाम में, उनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। कल की क्लास में बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए बेहतर तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।